नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे कि 5 महानगरों में खुलने जा रहे हैं इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट ऑफिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 महानगरों में खुलेंगे इन्वेस्ट यूपी के 5 नए ऑफिस और राज्यों में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए ये बनाए गए हैं। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में खुलेंगे ऑफिस। यूपी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस छवि को इससे मजबूती मिलेगी। और इतना ही नहीं, यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब छवि को मजबूती मिलेगी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो है यूपी में बढ़ चढ़कर होगी। राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने की तैयारी में है योगी सरकार और मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में खुलेंगे ये ऑफिस। यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस छवि को मजबूती मिलेगी। जिस तरीके से 5 महानगरों में जब इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट ऑफिस होंगे तो ये देखना होगा कि कहां-कहां से इन्वेस्टमेंट हो रही है उत्तर प्रदेश में। और ये 5 औद्योगिक जो ऑफिस हैं वो मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में खुलते हुए नजर आने वाले हैं। और नई दिल्ली में भी एक ऑफिस होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 5 महानगरों में 5 इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट ऑफिस खुलेंगे। राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी इससे। और इतना ही नहीं, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में इसके ऑफिस होंगे, जहां से ये देखा जाएगा कि यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कितना उसको मजबूती मिल रही है और कितना सशक्त साबित हो रहा है वो। और हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, जिस तरीके से ये लागू कर दी गया है कि यूपी में अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं 5 महानगरों में जब सैटेलाइट ऑफिस खुलेंगे इन्वेस्ट यूपी के तो इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली है, अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती। बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश पे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वो चाहे विदेश से इन्वेस्टर हैं वो उत्तर प्रदेश में लाने की बात करें या फिर तमाम जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो उद्योग नीति है जिसको लेकर तमाम बदलाव किए गए, सिंगल विंडो का यहाँ पे काम किया गया और जो इन्वेस्टर होते हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनकी जो सुविधाएं हैं वो चाहे बिजली की बात करें या जमीन दिलाने की बात करें या सुरक्षा की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करें, यानी उनके उद्योग की स्थान तक जो सड़कों का आवागमन है उसको ठीक करने के लिए सब तमाम जो सरकार जो है सुविधाएं उद्योगपतियों को दे रही है। ये भी है कि इस समस्याओं का निदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो यानी एक ही स्थान पर सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इन सब चीजों को लेकर चाहे उत्तर प्रदेश की जो उद्योग नीति है उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है कि जो मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट जो प्रमोशन ऑफिस खोले जाएंगे। हालांकि ये जो इनका काम ये होगा कि जो चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें या फिर विदेश में जो उद्योगपति हैं उनको उत्तर प्रदेश में उनको उद्योग नीति बताना, उनको उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उनको सुविधाएं मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था अच्छी है, किस तरीके से सरकार उनको सुविधाएं दे रही, इन सब चीजों का उनको उद्योगपतियों को जानकारी देंगे और उनको आह्वान करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करें और यहाँ पर अपनी जो फैक्ट्रियां हैं या फिर उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में लगाएं। इससे सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश को होगा। एक तो यूथ को कहीं न कहीं रोजगार भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश की जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है, उस पर कहीं न कहीं ये मील का पत्थर भी साबित हो सकते हैं। ये जो स्टाफ जो इसका होगा वो समर्पण स्टाफ होगा, यानी कहीं न कहीं इस पूरे जो 5 जो कार्यालय खोलने में करीब 12 करोड़ रुपए का आर्थिक जो खर्च आ सकता है ऐसा अनुमानित है। और इस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी भी दे दी है, इनको तत्काल प्रभाव में चालू किया जाए और इस प्रत्येक ऑफिस में एक जनरल मैनेजर, एक असिस्टेंट मैनेजर और 2 उद्यमी मित्र, 2 एग्जीक्यूटिव और 2 ऑफिस असिस्टेंट की टीम काम करेगी। यानी टीम वर्क होगा जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ में जो ऑनलाइन या फिर उसका भी सहारा लिया जाएगा, ताकि कोई आवेदन अगर ऑनलाइन करता है तो उसको सारी सुविधाएं उनके पोर्टल पर ही उपलब्ध होंगी। उनकी हेल्पलाइन नंबर दी जाएगी कि अगर कोई जानकारी चाहिए तो यही ऑफिस उनको बताएंगे, हर जानकारी देंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है अनूप जी, बने रहिए हमारे साथ।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर अब नई इन्वेस्टमेंट स्कीम या फिर यूं कहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए योगी सरकार लगातार कदम उठा रही है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दीपावली के तीसरे दिन भी लखनऊ की हवा बेहद खराब, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दीपावली के तीसरे दिन भी लखनऊ की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है और लखनऊ में 243 जा पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आशियाना लालबाग में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखा जा रहा है और इतना ही नहीं, पिछले 2 दिनों से AQI लगातार 200 से ऊपर बना हुआ है। दीपावली के तीसरे दिन भी लखनऊ की हवा बेहद खराब श्रेणी में लगातार लखनऊ में 200 के पार पहुंच रहा है AQI। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लखनऊ में 243 पहुंचा है AQI और सबसे ज्यादा आशियाना और लालबाग में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चों और बुजुर्गों से विशेष हिदायतें की जा रही हैं कि आप मास्क पहन के घर से बाहर निकले, लेकिन दीपावली पर जिस तरीके से आतिशबाजी हुई उसका असर अब भी देखने को मिल रहा है। और हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप जी, जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर अगर बात करें, क्योंकि लखनऊ राजधानी है और उसके बावजूद 243 AQI पहुंचना, सरकार कहां विफल होती हुई नजर आ रही है और अब सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठा रही है इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है। हर बार ये दीपावली आती है और दीपावली के बाद प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जाता है, जिसमें तमाम दिक्कतें आती। खासकर जो बुजुर्ग होते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये प्रदूषण जो है वो खतरा बना रहता है। लखनऊ की जो हवा है वो दूषित हो चुकी है, जहरीली है, सांस लेने में तकलीफ है। जो बाहर लोग निकल रहे हैं तो आंखों में सुगंध जैसी हो रही है। ये सब तमाम दिक्कतें लखनऊ में हो रही हैं। हालांकि दीपावली के जो दूसरा दिन जो था वो लखनऊ का जो प्रदूषण था वो 454 AQI था, यानी काफी खतरे के निशान से ऊपर था। अभी भी 200 के ऊपर बना हुआ है, जिसमें अगर औसतन आज का अगर सुबह के AQI देखा जाए तो ये 242 AQI यहाँ जो दर्ज किया गया था। हालांकि सबसे ज्यादा अगर बात करें तो हजरतगंज, लालबाग, इंदिरा नगर, गोमती नगर, चारबाग में सबसे ज्यादा जो ये AQI जो है, चारबाग की बात करें 256 AQI सुबह दर्ज किया गया है। विपुलखंड में 252 AQI दर्ज किया गया। ताल कटोरा में एरिया में 219 दर्ज किया गया है। पिकनिक स्पॉट में 207 दर्ज किया गया है। ये सब तमाम जो क्षेत्र हैं जिन पर लगातार जो है वो प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि दीपावली के पहले एक बैठक बुलाई गई थी इसको लेकर के कि लखनऊ की हवा जो है दूषित न होने पावे, जो प्रदूषण विभाग है वो कुछ इंतजाम करे और इस जहरीली हवा से बचने के लिए, लखनऊ वासियों को बचाने के लिए प्रदूषण विभाग क्या कुछ कदम उठाएगा, जिसको देकर दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन दीपावली के बाद अचानक ये माहौल बदला। तमाम जो पटाखे हैं वो छोड़े गए, जिनसे जो धुआं निकला वो आसमान में तो फैल गया, जिसके कारण लखनऊ की जो हवा है वो भी जहरीली हो चुकी है। अब लोग परेशान हैं। अस्पतालों में भी लगातार जो सांस के मरीज हैं उनकी भी भीड़ लगातार बढ़ रही है। जी अनूप जी, क्या केवल दीपावली में जो आतिशबाजी हुई उसे ही प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत माना जा सकता है, या फिर पराली जलाने को लेकर, क्योंकि यूपी में भी किसान है, पराली जलाने को लेकर क्या कुछ कृषि विभाग की तरफ से अवसर पैदा किए गए, क्या कुछ उन्हें जागरूक किया गया जिसको लेकर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है? देखिए, शहरों में पराली की व्यवस्था, क्योंकि पटाखे ज्यादा फोड़े गए, इसकी वजह से शहरों में जो लखनऊ की बात करें तो वहां पर इसका प्रदूषण बढ़ा है। लेकिन देहातों क्षेत्र में, गांव में जो प्रदूषण बढ़ा है वो पराली की वजह से हर साल बढ़ता है। सरकार प्रयास करती है, किसानों को प्रोत्साहन देती है कि पराली ना जलाएं, उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है वो पराली जलाने के साथ साथ जो धुआं होता है वो आसमान में छा जाता है और जिसके कारण जो हवा है वो दूषित हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। सरकार का प्रयास है कि प्रदूषण को किसी प्रकार से कम किया जाए। वो किसानों को चाहे प्रोत्साहन दे करके या फिर उनकी पराली खरीद करके या तमाम और भी जो उर्वरक होते हैं जिनको पराली खेत में ही डालकर उनको उसमें सड़ा दिया जाए ताकि उनके खेत में खाद बन जाए। इस तरीके से कृषि विभाग को बात करें या फिर प्रदूषण विभाग को ऐसे इंतजाम करने चाहिए और इसके लिए पहले से ही इंतजाम करके किसानों के पास जा करके उनकी व्यवस्थाएं दे करके इस पर सरकार को प्रोत्साहन राशि भी देनी चाहिए। मुझे लगता तब इस पर एक बड़ा काम हो सकता है और इतनी बड़ी तादाद में जो संख्या प्रदूषण की है
QI इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जहरीली हवा हो चुकी है, लोगों को परेशानी हो रही, बाहर निकलने में आंखों में चुभन हो रही है, जो बुजुर्ग हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालत अगर बात करें अस्पतालों में जो पेशेंट हैं दमा के, जो सांस की उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये सब कारण प्रदूषण के हवा से ही ज्यादातर हुआ है। अब सरकार के प्रयास हैं, विभाग ने क्या कुछ किया है, क्या खाली खाना पूर्ति कर दी है या कागज पर ही कार्रवाई हो गई है, ये सब फिलहाल जांच का विषय है। अब आने वाले समय में मुझे लगता इस पर विभाग ध्यान देगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे विभागों की बैठक भी लेते हैं, समीक्षा बैठक की। इस पिछली बैठकों के अब तक क्या इंतजाम किए गए हैं, आने वाले समय में कैसे इन दिक्कतों से निपटा जाएगा। ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर पिछले 2 दिनों से लगातार AQI बढ़ता जा रहा है लखनऊ का और अब 243 तक जा पहुंचा है। दीपावली के तीसरे दिन भी लखनऊ की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है और अब इस पर निजात पाने के लिए सरकार द्वारा कुछ ठोस कदम जरूर उठाए जाएंगे। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे इस वक्त की बिहार के दौरे पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार दौरे पर रहेंगे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर भोजपुर के शाहपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार दौरे पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य आज भोजपुर के शाहपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। योगी सरकार और NDA और साथ ही बीजेपी सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां हैं और बिहार में कितना विकास हुआ है, इसको लेकर आज जनसभा संबोधित करेंगे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य। भोजपुर के शाहपुर विधानसभा में जनसभा को अब कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं तमाम बड़े नेता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी एक्शन मोड में दिख रहे हैं और इस बीच डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी बिहार दौरे पर हैं। भोजपुर के शाहपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर योगी सरकार और बीजेपी सरकार की क्या कुछ योजनाएं जो लोगों तक लाभ पहुंचा रही हैं, उसको लेकर उल्लेखनीय काम जो किए हैं बीजेपी ने, वो भी गिनवाते हुए नजर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य। भोजपुर के शाहपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे गाजियाबाद से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, इंदिरापुरम में फ्लैट में देर रात आग लगने की घटना सामने आई है और एक जगह आग नहीं बल्कि काफी फ्लैट्स में ये आग लगी। पटाखों के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि लेकिन अभी जांच का विषय है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिल्डिंग में बने 20 से अधिक फ्लैट में आग लगने की खबर सामने आ रही है। इंदिरापुरम में लोगों ने अपनी जान बचाई है भागकर वहां से। इंदिरापुरम के शक्तिखंड की ये घटना बताई जा रही है, गाजियाबाद के इंदिरापुरम की शक्तिखंड की, जहां पर 20 से ज्यादा फ्लैटों में देर रात भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद, और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, देर रात की तस्वीरें हैं जब आग का ये सिलसिला जारी था और लोगों ने अपनी जान भाग कर बचाई है, जहां पर अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। बिल्डिंग में बने 20 से अधिक फ्लैटों के में आग की चपेट में और लोगों ने अपनी जान बड़ी मशक्कत के बाद बचाई है और दमकल कर्मियों ने भी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इंदिरापुरम के शक्तिखंड की पूरी घटना है, जहां पर फ्लैट में 20 से ज्यादा फ्लैट में देखिए देर रात भीषण आग लगी और पटाखों के चलते माना जा रहा है कि ये आग लगी होगी। हालांकि दमकल कर्मी और साथ ही पुलिस विभाग की टीम इस जांच में जुटी है कि आखिर आग लगने के पीछे क्या कारण था। तो वहीं आपको बताएं कि आज देश भर में भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन यमुना नदी में स्नान करने की परंपरा है। इसी कड़ी में अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज में यमुना नदी में श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया है। साथ ही घाटों पर सुबह से ही विधि विधान से पूजा अर्चना भी की जा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मथुरा से, जहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद स्नान किया गया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भाई दूज के त्योहार पर आज माना जाता है कि विधि विधान से पूजा की जाती है, यमुना नदी में स्नान किया जाता है और उसी के चलते आज भारी भीड़ जो है वो यमुना के तट पर उमड़ी। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चन करते हुए नजर आए। घाट में यमुना के तट पर भैया दूज का स्नान का पर्व मनाया जा रहा है।
आज यम और यमुना ये दोनों भाई बहन हैं और सभी इसको जानते हैं। इस तीर्थ में बलुआ घाट पर भाई बहन एक साथ गोता लगाते हैं, जो कि अटूट आशीर्वाद यम ने अपने बहन को दिया था कि आज के दिन हम भाई बहन जो भी यहाँ पे स्नान करेगा उनको अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी और इस स्नान से उनको आजीवन कभी कोई प्रकार का कष्ट नहीं होगा और वो अपने मृत्यु से ही मरेंगे। इसीलिए आज यहाँ पे भैया दूज का पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ पे भाई बहन आते हैं, अब गोता लगाते हैं, उसके बाद बहन अपनी भाई का पूजन करता है और करने के बाद उनको भोग मिष्ठान कराने के बाद तब यहाँ से संकल्प करते हुए विदाई होती है। पर या पूरे परिवार पर इसके लिए यमुना स्नान का महत्व है, उसी धर्मानुरूप हम लोगों ने स्नान किया यहाँ। हाँ, स्नान भी हो गया और अभी पूजा पाठ होगी यहीं पे घाट के किनारे, फिर प्रस्थान होगा यहाँ से। हम यहाँ आए हैं, आज भैया दूज है, भाई बहन का पर्व है नहाने का, और हम नहाने के लिए आए हैं। यमुना जी का महत्व है, यमुना में जो स्नान करता है भाई बहन को मतलब यम की यातना से मुक्ति मिलती है। द्वितीया का स्नान आज पूरे मथुरा जिले में सभी घाटों पर स्नान का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वृंदावन के घाट, कोतवाली के घाट, सदर के घाट, जमुना पार के घाट और यहाँ पे प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है और ये ड्यूटियाँ रात से ही चल रही हैं और स्नान इस समय अपने पूरे पीक पर है और इसमें वाटर पेट्रोलिंग, बैरिकेडिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट सारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। अभी पूरी तरह शांतिपूर्ण और कुशलता से स्नान कराया जा रहा है। बहुत अच्छी है स्नान करने की व्यवस्था, हमें बहुत ही अच्छा लगा। सबको आना चाहिए, यहाँ पे पुलिस वगैरह सब ध्यान रखते हैं अच्छे से, अच्छा है, सबको आना चाहिए। ये पवित्र स्थान है हमारा यमुना महारानी का। जय यमुना मैया। मैं श्याम बगरा सोनी, मैं गुजरात से राजकोट से आ रहा हूँ। आज भाई बीज का स्नान है, बहुत महत्व है। हम भाई बहन दोनों साथ में आए। भाई बीज का स्नान करने में यमराज का रोज जा रहा है और सब भाई बीज का स्नान करने में खूब महत्व है। मैं सभी बहनों को लेके साथ में भाई बीज का स्नान करने आया हूँ और इधर पुलिस लाइन स्टाफ बहुत का व्यवस्था खूब व्यवस्था है और इधर बहुत स्नान करने में महत्व होता है और आज हमने स्नान किया है। बोलो सब तरफ से श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। ये श्री यम स्थल तीर्थ है, महाराज जी का ये स्थान है। इन्होंने जो अयोध्या का देवी हैं उनसे वरदान मांगा था कि मुझे भी रहने का अयोध्या में जगह दीजिए। निष्कंटक स्थान उनको ये प्रदान किया गया। तो आज हम द्वितीया है, आज जो भक्तगण दर्शन पूजन करेंगे यमराज जी का, उनको यमराज जी से किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, अर्थात ये भी कह सकते हैं वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। यही यहाँ का आज का महिमा है। यूँ तो ये अयोध्या धाम है, सरजू मैया है, यहाँ बट पाकर पीपल सारे संजोग हैं। यहाँ का जो भी कुछ किया जाएगा अच्छा रहेगा। हाँ, स्नान खूब अच्छा चल रहा है, बल्कि कल भी था, हालांकि आज ही यम द्वितीया है, सवेरे दिन भर रहेगा। कल शाम से लगा है, मगर कल भी आए थे लोग खूब, आज भी आ रहे हैं सवेरे से ही। हम लोग स्नान करने आते, आज यम द्वितीया है और आज भाई बहन का भी वो है, भैया दूज का पर्व है। तो ये भाई अपने बहन भाई की रक्षा करने के लिए वो करते हैं, इसलिए हम लोग स्नान करने यहाँ आते हैं। आज मूर्ति को भी, हाँ, आज मूर्ति भी यहाँ विसर्जन होती है। सब लोग, हाँ, घर में जो पूजा होती है दीपावली के दिन, वही मूर्ति विसर्जन करने हम लोग यहाँ आते हैं और जमतारा में। वहीं छठ पूजा के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों के बीच 186 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिवाली के बाद लौट रहे यात्रियों और छठ पर्व पर अपने आने वालों की भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गोरखपुर स्टेशन में ही 59 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। पूरे देश भर की बात करें तो 12,000 से ज्यादा ट्रेन सेवाएं चलाई जा रही हैं। और अगर पूर्वोत्तर रेलवे की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से होकर जाने वाली कुल 186 पूजा स्पेशल ट्रेनें हैं और ये
2898 ट्रिप्स के लिए चल रहे हैं। यानी कि अगर सर्विसेज की बात करें टोटल तो 2898 सर्विसेज पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से होते हुए अलग अलग नगरों महानगरों को जोड़ रहे हैं। अगर प्रमुख नगरों की बात करें जहां के लिए ट्रेनें जा रही हैं तो उसमें दिल्ली, अमृतसर, अंबाला, मुंबई, पुणे, कोलकाता, पटना, मुजफ्फरपुर, रांची, धनबाद, डिब्रूगढ़, इसी प्रकार से जोधपुर, वडोदरा, सूरत, इन सभी जो भी बड़े स्टेशन हैं जहां के लिए यात्रियों की ज्यादा डिमांड है वहां के लिए ये स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं और इनके माध्यम से यात्री अपने यात्रा को सुगम बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त गोरखपुर में बैठे हैं तो गोरखपुर की बात कर लें, गोरखपुर से 59 पूजा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं जो कि 1568 ट्रिप्स में चल रही हैं। यानी कि 1568 सर्विसेज चल रही हैं पूजा स्पेशल की। इसके माध्यम से जो यात्री हैं जो छठ पर्व पे अपने घरों को आ रहे हैं या दिवाली के बाद जो लोग अपने कार्यस्थल को वापस जा रहे हैं उन सभी को सुविधा मिल रही है। तो वहीं आपको बताया कि अयोध्या में शीत ऋतु के दौरान रामलला के दर्शन समय में बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर शीत ऋतु में रामलला के दर्शन समय में बदलाव किया गया है और सुबह 7 बजे से रामलला के दर्शन किए जाएंगे। ये बड़ी खबर। रात 9 बजे तक रहेगा पूजन अर्चन का समय। आरती के समय में भी परिवर्तन किया गया है। दोपहर 12 बजे तक भोग आरती के दौरान 1 घंटे तक बंद रहेंगे दरवाजे और दोपहर 1 बजे से पुनः शुरू होंगे दर्शन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अयोध्या में राम मंदिर के समय में बदलाव किया गया है। भगवान राम के अगर आपको दर्शन करने हैं तो उसमें बदलाव कर दिया गया है। दोपहर 1 बजे से पुनः शुरू दर्शन होंगे। रात 9:30 बजे तक जो चलेंगे। शीत ऋतु में रामलला के दर्शन समय में बदलाव कर दिया गया है। कपाट बंद होंगे रात 9:30 बजे शयन आरती के बाद और जिसके बाद ये बड़ा बदलाव किया गया है। रात 9 बजे तक पूजन अर्चन किया जा सकेगा और उसके बाद आरती के समय में भी परिवर्तन किया गया है जो जिसका समय रखा गया है। दोपहर 12 बजे भोग आरती के दौरान 1 घंटे तक पट बंद रहेंगे। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे कुशीनगर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताया कुशीनगर से तेज रफ्तार लग्जरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बस में सवार 2 दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस में फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बस में फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। घायलों को एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर से बिहार के मधुबनी जा रही थी बस, तभी ये भीषण हादसा पेश आया। मौके पर पहुंचे पुलिस के जवान और स्थानीय लोग और तस्वीरें सामने आ गई है कुशीनगर से जहां पर अनियंत्रित होकर बस पलट गई। लग्जरी बस बताई जा रही है। ये प्राइवेट बस है जो अनियंत्रित होकर पलटी है और बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस में फंसे लोगों को निकालने का काम भी जारी है। और कुशीनगर से आदित्य पांडे और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आदित्य, क्या कुछ बताया जा रहा है? जयपुर से बिहार के मधुबनी जा रही थी ये बस, क्या कुछ रहा जो ये पलटी और अभी तक कितने घायल बताए जा रहे हैं लोग? जी, आपको बता दें कि कुशीनगर जिले के तरियासुजान थाना के बहादुरपुर चौकी में 27 पर का एक घटना है कि जब सुबह लग्जरी बस जयपुर से मधुबनी जा रही थी कि अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमतोई में भर्ती कराया गया है जहाँ पे अभी गंभीर बताई जा रही है जिनकी स्थिति अभी गंभीर है। वही पुलिस और स्थानीय लोगों ने जाकर के मौके पर पहुंचा और जो घायल थे उनको तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इलाज हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं और जो परिवहन विभाग है कुशीनगर का वह अनसुना करता है। तो कहीं न कहीं परिवहन विभाग की लापरवाही दिख रही है। जो आज घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है कि यह घटनाएं होने से आसपास में यह मामला सनसनी हो गया। जी ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं जहां पर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, स्थानीय लोग भी पहुंचे और रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। और चलिए रुक रही एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।